वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच 22 जून को जो कंडक्ट करवाया गया था झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का फ्रेंड उसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ। इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को कंप्यूटर और जो करंट अफेयर ऑल ओवर इंडिया का और साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशोलॉजी या फिर जो भी पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं लेके आऊँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस सी कीबोर्ड शॉर्टकट इन एम एस ऑफिस। यानी क्वेश्चन बोला फ्रेंड्स, एम एस ऑफिस में कंट्रोल प्लस सी कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या तात्पर्य है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंट्रोल प्लस सी जो होता है वह कॉपी के लिए होता है। क्या होता है? ये कॉपी के लिए होता है। क्लियर है? चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग के लिए जो ऑप्शन दिया था। देखिए कट के लिए जो होता है वह आप लोग कंट्रोल तो आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस अगर एक्स यूज करते हैं तो ये होता है कट होता है। बात करते हैं पेस्ट का तो कंट्रोल प्लस भी यूज करते हैं हम लोग पेस्ट के लिए, ठीक है। और सिलेक्ट ऑल में हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस ए करते हैं, ए फॉर ऑल। क्लियर है? ये रहा आप लोग का पहला आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज टू इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो प्रिंटर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर। तो फ्रेंड्स अगर स्पीकर, देखिए कीबोर्ड का अगर यूज करते हैं तो कीबोर्ड में अगर आप लोग किसी चीज़ को टाइप करते हैं तो वो डायरेक्टली आप लोग को डाटा हम लोग को शो करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कीबोर्ड होगा। क्या होगा? ये कीबोर्ड होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए प्रिंटर और मॉनिटर और ये स्पीकर, ये तीनों जो होता है आउटपुट डिवाइस होते हैं क्योंकि हमने आउट शो करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग के सामने सबसे इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग जानते हैं कंप्यूटर के जो मस्तिष्क बोलते हैं वह सीपीयू को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो देखिए कंप्यूटर को वायरस संक्रमण से बचाने का सामान्य तरीका क्या है। तो कंप्यूटर को वायरस संक्रमण से बचाने का सामान्य तरीका क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर होगा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए हमें। जब भी आप लोग को वायरस से हटाना है ना तो देखिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। And next question, what is the full form of PDF in the context of documents format। तो फ्रेंड्स अभी मैं PDF से ही पढ़ा रहा हूँ और आप लोग PDF का काफ़ी यूज करते होंगे अभी के पैटर्न में। तो PDF का जो फुल फॉर्म होता है ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है, सॉरी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था ये। इन विच ईयर वाज द जैसलमेर का किला किस साल बना था। यानी कि जैसलमेर का किला किस साल बना था। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो गया 1156 में जैसलमेर का किला बना था। अब आ चुके हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन में, यानी कि आगे सिंपल में जीएस का क्वेश्चन में। तो जैसलमेर का किला कब बना था? 1156 में बना था, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए आगे है करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। निशा गांधी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो निशा गांधी जो है ना नृत्य उत्सव झारखंड सॉरी भारत के केरल राज्य में कंडक्ट करवाया था, आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल में। केरल में निशा गांधी नृत्य उत्सव होता है। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में नालंदा के मठों का निर्माण किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा नालंदा के मठों का जो निर्माण किया गया वह राष्ट्रकूट में किया गया। कहाँ किया गया है? सॉरी कुषाण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये कुषाण के द्वारा किया गया था। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का मूल नाम है। तो डमरू का जो मूल नाम होता है उसे बोलते हैं उदुकई। क्या बोलते हैं? उदुकई, उदुकई, उदुकई। इसे याद कर लीजिए 2-3 बार पढ़ कर। कुचिपुड़ी गांव आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुचिपुड़ी गांव आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है ये सब काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, केलू चरण महापात्र किस नृत्य रूप से संबंधित है। केलू चरण महापात्र किस नृत्य रूप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा उड़ीसी। क्या होगा ये? उड़ीसी। तो ये भी आप लोग के सामने काफ़ी चैलेंजिंग का क्वेश्चन है ये सब। देखिए आरबीआई अधिनियम 1934 में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का कार्यान्वयन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे भारत में, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लचीली मुद्रास्फीति। सिंपल में फ्रेंड्स आप लोग को जानना है भारत में
जो नोटबंदी हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 2016 में हुआ था। डेट अगर पूछता है तो आप लोग जान सकते थे 8 नवंबर 2016 को हुआ था। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या होगा, 8 नवंबर 2016 में हुआ था। क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ये भी आप लोग के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था ये। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, आरबीआई में देखिए, आरबीआई के बारे में एक्स्ट्रा एक और फैक्ट्स जी फ्रेंड्स, देखिए मैं आप लोगों के सामने आरबीआई से संबंधित एक और इंपॉर्टेंस तथ्य बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स, मैं आरबीआई के बारे में जो कंटेंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, आरबीआई का जो स्थापना हुआ था, आरबीआई एक्ट, देखिए आरबीआई लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ये पूछता है। आरबीआई एक्ट नंबर 1934 से हुआ था। क्लियर है। और 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। ठीक है। और उसमें स्थापना के समय गवर्नर जो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स शुरू में कोलकाता था। क्या था, कोलकाता था। और 1937 में, ये भी याद कर ले, 1937 में इसका कोलकाता से लेकर मुंबई ले गया, मुंबई ले गया। वर्तमान समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। क्लियर है। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा, यानी कि इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वह 1 जनवरी को हुआ था। आप पूछिएगा फ्रेंड्स 1 जनवरी कब, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है। और उस समय जो गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे। और सीडी देशमुख भारत के प्रथम, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब भारत के एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री है भारत का जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है कब रहे थे, तो ये याद रखिए 1982 से लेकर 1985 के समय ये आरबीआई के गवर्नर थे। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, सबसे कम समय के लिए आरबीआई जो गवर्नर बने थे वह उर्जित पटेल, ये आप लोग को पता होगा आई थिंक। उर्जित पटेल अब तक भारत में सबसे कम समय के लिए आप लोग के सामने भारत का आरबीआई गवर्नर बने हैं। और ये जो बने थे 2016 से लेकर 18 के बीच में बने थे, लगभग 2 साल से भी कम के लिए बने थे। याद रखिए, उर्जित पटेल सबसे कम आरबीआई के गवर्नर बने थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी वर्तमान में आरबीआई का जो गवर्नर है 25वें गवर्नर है। याद रखिए 25वें गवर्नर कौन है, देखिए मैं लिख देता हूँ, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, शक्तिकांत दास है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी भारत में आरबीआई के 4 उप गवर्नर, ये क्वेश्चन पूछता है कौन कौन है, ये भी पूछता है। 4 उप गवर्नर है, चारों को मैं नाम डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए केवल। माइकल देव पात्रा है फ्रेंड्स, सेकेंड में राजेश्वर राव है, थर्ड में है टी रविशंकर, और चौथा जो है स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन है। ये आप लोग फैक्ट्स याद करिए, आप लोग के लिए 1 नंबर यहाँ से फिक्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोपरा अधिनियम किया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 10th पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आप लोग को कोपरा का अधिनियम आप लोग को पता होगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा 1986 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1986 में हुआ था। और डेट था फ्रेंड्स, देखिए इसका जो डेट था आप लोग, सॉरी 15 मार्च था। देखिए 15 मार्च 1986 को हुआ था, कोपरा अधिनियम का स्थापना हुआ था। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1986 में हुआ था। इसलिए देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं, ध्यान से सुनते जाइए केवल, विश्व उपभोक्ता आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोग भी एक उपभोक्ता ही है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाते हैं, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताता हूँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो हम लोग मनाते हैं, देखिए 24 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर 1986 होगा। देखिए, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता में कितने अंक होते हैं, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता में कुल 11 अंक होते हैं। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो कुल कितना अंक होते हैं, कुल 11 अंक होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो फ्रेंड्स, वित्त उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम तो बोले किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 2003 में। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति की सराहना करने के लिए गेहूं क्रांति जिसे बोलते हैं व्हीट रिवॉल्यूशन डाक टिकट जारी किया था। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। देखिए, किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति को सराहना देते हुए गेहूं क्रांति के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी होगा। फ्रेंड्स, क्या होगा, इंदिरा गांधी, राइट आंसर, हाँ इंदिरा गांधी। तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हरित क्रांति को सराहना देते हुए गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी होगा। क्लियर है। और हरित क्रांति का जो जनक है, याद रखिएगा,
हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर स्वामीनाथन है, जिसे हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और बात करते हैं इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, और इसे पहली इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला भारत रत्न सम्मानित भी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और लाल बहादुर शास्त्री बारे में जितना तारीफ करेंगे उतना कम फ्रेंड्स। ये भी भारत के पहले मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित है, जिसे शायद नहीं कन्फर्म 1955 में मरणोपरांत मिला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। और नरेंद्र मोदी से भी मैं डिस्कस कर देता हूँ फ्रेंड। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान समय भारत के लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबर किया, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो वाराणसी से वर्तमान समय ये सांसद है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। वाराणसी से, वैसे आप लोग जानते होंगे वाराणसी से सांसद है ये। और फ्रेंड्स पहली बार जो प्रधानमंत्री भारत के बने थे, 26 मई को बने थे, याद रखिएगा। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। सेकेंड टर्म में जो बने थे वह 30 मई को बने थे, 30 मई 2019 को बने थे। अभी जो वर्तमान समय जो बने, इंपॉर्टेंस है देखिए, वर्तमान समय जो बने फ्रेंड्स वह 9 जून को बने। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 9 जून 2024 को बने, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और 2014 में भी बने, 19 में बने और 2024 में भी बने। क्लियर है। 9 जून 2024 को इस समय जो इसको शपथ दिलाए थे, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाए थे। क्लियर है। अब पहली बार शपथ दिलाए थे प्रणब मुखर्जी, और सेकेंड टाइम रामनाथ कोविंद। अभी वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में बजट, देखिए भारत में बजट घाटा दिखाने के लिए की प्रथा कब बंद हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा 1997-98 के दौरान बंद हो गई थी। ये राइट आंसर होगा, 1997-98 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आ चुके हैं फ्रेंड साइंस का क्वेश्चन में। चलिए साइंस का भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों को कोटिंग करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है। और इसे आप लोग फार्मूला आप लोग जानते हैं, CF2CF2, यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए एंड नेक्स्ट देखिए, PVC क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को अदूरदर्शिता के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं, तो हम लोग इसे बोलते हैं मायोपिया को। किसको बोलते हैं? मायोपिया को। यानी इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्लियर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को आराम से देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को आराम से नहीं देख पाते हैं, और इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का चश्मा हम लोग यूज करते हैं। किस लेंस का चश्मा यूज करते हैं? अवतल लेंस का चश्मा का हम लोग यूज करते हैं। ये भी आप लोग के लिए काफी फ्रूटफुल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया था। तो फ्रेंड्स पेंसिल बनाने में जो प्रयोग किए थे वह कार्बन के अप्रूप, तो इसमें जो होता है कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर कब किया गया था। तो फ्रेंड्स सिंधु जल संधि का जो हस्ताक्षर किया गया था यह 19 सितंबर 1960 में किया गया था। सितंबर 1960 में किया गया था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन सा नदी था। देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, सब्र CJI। अब मैं बताता हूँ CJI ये था, यानी सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी और ये इंडस यानी सिंधु। ये आप लोगों का पांचों नदी का रूप था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेवा निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए सहायक है। तो करेवा किसकी खेती के लिए सहायक है। तो फ्रेंड जफरान होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? जफरान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चट्टान पिघले हुए मैग्मा से बनती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी कोई चट्टान आता है पिघले हुए मैग्मा से आता है तो हमेशा मारिएगा अग्नि चट्टान। पिघले हुए मैग्मा से जो चट्टान बनता है उसे बोलते हैं अग्नि चट्टान। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं लौह अयस्क, मैग्नीज लिख सकते हैं। क्लियर है। स्टील वगैरह इसी में लिख सकते हैं। बात करते हैं अवसादी चट्टान का। तो फ्रेंड्स अवसादी चट्टान से हमें लोहा, पेट्रोलियम, ठीक है, लोहा, पेट्रोलियम, इसके साथ साथ आप लोग ये भी खनिज भी प्राप्त इसी से करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अवसादी चट्टानों से कोयला, लोहा, कोयला याद रखिएगा। फिर आपका कोयला के साथ साथ जीवाश्म ईंधन भी याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेट्रोलियम भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। पृथ्वी के सबसे
भीतरी परत का नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत होता है उसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, याद रखिएगा। और सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है भूपर पट्टी, मेंटल और कोर होता है। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, इस टाइप से बनाते हैं ये। देखिए जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसे बोलते हैं भूपर पट्टी, भूपर पट्टी। बीच में जो होता है उसे बोलते हैं मैग्मा, और सबसे लास्ट में जो होता है उसे बोलते हैं कोर बोलते हैं। ठीक है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे यूराल पर्वत। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है बिल्कुल, तो यूराल पर्वत देखिए यूरोप को एशिया से अलग करती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी यूरोप को देखिए, ये यूरोप को एशिया से कौन सा अलग करती है फ्रेंड्स? तो यूराल पर्वत, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, किसे ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड दक्षिण पश्चिम मानसून को ऑप्शन दिया है बिल्कुल, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। चलिए काल वैसाखी के रूप में भी इसे ही जानते हैं फ्रेंड्स। कौन सा अवधि के समय शेरशाह सूरी के शासन काल से मेल खाती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेरशाह सूरी का जो शासन काल स्टार्ट हुआ था, देखिए सबसे पहले 1540 से 1545 के बीच स्टार्ट हुआ था। 1540 से 1545 के बीच शासन काल को जानते हैं, क्लियर है। चलिए मैं कुछ और डिस्कस कर देता। देखिए 1530 से लेके 1526 से 30 का जो शासन था ये बाबर का था। क्या था? ये बाबर का था, जिन्होंने 4 लड़ाई लगातार लड़ा था। 26 में भी लड़ा था, 27 में भी, 28 में भी, और 29 और 30 में डेथ कर गए थे, क्लियर है। चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, मैं आप लोग को डेट के साथ बताना चाहता हूँ। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुआ था। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसमें हुआ था फ्रेंड्स बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुआ था। इब्राहिम लोदी। ऐसा फ्रेंड जो जीता हुआ था बाबर जीता था। और इब्राहिम लोदी पहले ऐसे अफगान शासक थे जो कि युद्ध मैदान में मारा गया था, ठीक है। और इसके युद्ध इसी जीत के बाद क्योंकि फ्रेंड्स इसने बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था, क्लियर है। और इसी जीत के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था, ये भी याद कर सकते हैं। क्या चीज की उपाधि दिया गया था? कलंदर की उपाधि मिला था, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए बात करते हैं पानीपत का सेकंड। देखिए मैं आप लोग को पानीपत का पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं। देखिए पानीपत का अब तक भारत में कुल 3 युद्ध हुआ, 1 2 3। पहला हुआ था फ्रेंड्स 1526 में हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था 1556 में हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से हेमू लड़ाई लड़े थे, बैरम खान लड़े थे, और सूर संग्राम की तरफ से कौन थे आप लोगों को पता होगा? हेमू थे। तो इसमें बैरम खान जीत गए थे। लास्ट हुआ था 1761 में था, ठीक है। अफगान शासक और मराठा के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन हुनों के नेता जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था? तो फ्रेंड्स हुन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा तोरा मारा होगा, ठीक है। तोरा मारा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोरस का राज्य किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो पोरस का राज्य जो स्थित है, पोरस जो है वह झेलम और चिलाम नदी के बीच स्थित है, याद रखिएगा। पोरस राज्य जो है झेलम और चिलाम नदी के बीच स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेहरू निसा ने 1611 में सम्राट से शादी की और नूरजहां की उपाधि ली थी। तो फ्रेंड्स मेहरू निसा जो था ना जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसे नूरजहां की उपाधि भी प्राप्त हुआ था। और नूरजहां की माँ जो है ना पहली बार ना बेगम यानी कि गुलाब के फूल से इत्र निकालने की कला भी सिखाई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? मेहरू निसा जहांगीर की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वह 1947 के बीच में हुआ था। 1947 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़े होंगे। तो विजयनगर साम्राज्य को कुल 4 भागों में बांटा गया था, जिसका स्थापना हुआ था 1336 में हुआ था। तो पहला जो था फ्रेंड्स इसका आप लोग पढ़े होंगे संगम वंश थे, दूसरा थे सलू वंश थे, तीसरा तुलु वंश थे, और चौथा थे अराविड़ु वंश थे। और ये बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1347 में हुआ था। कौन सा भारत में वायुसेना के वर्तमान प्रमुख है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक मिनट